आपने अगर ऐसे लिखना है ना, तो जो बच्चा प्रेसी नहीं बना सकता, टू कन्वे योर मैसेज इन अ प्रिसाइज वे, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट इवन ए सिंगल पैराग्राफ ऑफ दिस। ये फ्रेज फॉर्मेट में होता है, ये क्लॉज फॉर्मेट में नहीं होता। मतलब इट इज नेवर ए कंप्लीटली रिटन सेंटेंस। CSS एस्पायरेंट्स ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मसलन पैराग्राफ लिखने वाले ने पैराग्राफ लिखा, लेकिन जब आप इसकी प्रेसी बनाएंगे तो उसको सेकंड पर्सन को खत्म कर देंगे। कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में आप प्रेसी नहीं लिखते, मुश्किल लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रेसी लिखते हुए नहीं करते, कि आप कितने आसान अंदाज में उस पैराग्राफ के मैसेज को समझा पा रहे हैं। आपने ये इमेजिन करना होता है कि एक इंतहाई काबिल वकील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, बड़ा अहम है ये वाला टॉपिक भी CSS PMS के हवाले से, और वैसे भी आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से। प्रेसी राइटिंग, किसी को आइडिया है प्रेसी क्या चीज है? क्या हमने इससे पहले बात तो नहीं ना की हुई? अच्छा ओके। क्या है तलखीस? ओके, उर्दू तर्जमा ये हो गया, समराइज्ड फॉर्म, बयान कर देना। ठीक है, क्रक्स, समरी, असेंस, बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें हम अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज दौर के अंदर कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशंस एक दो देख लेते हैं, और आज एक प्रेसी मैंने CSS की आपको करवा के जाना है इंशाल्लाह। आज रिजल्ट भी वैसे आ गया। पढ़े जी डेफिनेशन, कौन लाउडली कौन पढ़ देगा? पढ़ दे। क्या मतलब? इसमें अहम चीज क्या है पिक करने वाली? समराइज्ड। एक पैराग्राफ को समराइज्ड वे में आप बयान करते हैं, लेकिन किस तरह बयान करते हैं? द शेड इज देयर। जो बेसिक मैसेज है वो कहीं भी गुम नहीं होता, वो गिर नहीं जाता। ओके, मेन पॉइंट का खुलासा है। ठीक है जी, आगे। Précis comes from a French word précis, and it is literally translated as précis, clear up to the point. The précis meaning pertains to a summary of any writing. Clear and up to the point. डेफिनेशन में हमें कोई शक तो नहीं है, कॉपी पेस्टेड चीजें हैं। बेसिक ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इस हद तक क्लियर है कि इसकी डेफिनेशन हम खुद भी बयान कर सकते हैं। कर सकते हैं? ओके, एक एक डेफिनेशन आप खुद से लिखें, इजाद करें। उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, आपकी चॉइस। अगर आपको पूछा जाए व्हाट ए प्रेसी इज, तो क्या लिखेंगे? खुद बनाएं डेफिनेशन इसकी। सारे बच्चों ने बनानी है। प्रेसी की डेफिनेशन क्या होगी? ओके, स्टॉप। स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन से। जी बेटा, लाउडली। आप Précis is the crux of all the main points in the given text while not losing the essence of that text. A précis is a summary of a text. It is a 1/3 proportion of the given text. Summary is the short crux of précis. Short summarized crux. शॉर्ट क्रैक्स, ओके। In précis, main argument is brought out with less words. बेटी, Précis is anything we write precisely. प्रिसाइजली। बेटा, Précis is the name of sum of things in a shorter variant. summed up things in a shorter version. बेटी, आप किसी भी इबारत को मुख्तसर मगर जामे तो मुख्तसर मगर जामे। आपने जी दरिया को कुछ में बंद कर दिया। बेटी, Summary of the text having all the important points. जी बेटे। Paragraph of shorter length which contains the same meaning and points as the paragraph of सेम मीनिंग एंड पॉइंट। गुड़िया, Précis is the content which is summarized or of given or specific passage. बेटा, Précis is a brief explanation of a paragraph which contain original meaning of related paragraph. It's a way of summarizing any writing piece, maintaining the original meaning of that content. A précis is the brief explanation of the main argument in the given text. अपने लिए तालियां बजाएं सारे। वेल डन। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अहमियत क्या है इसकी, दो हवालों से बताऊंगा। पहले नंबर पे तो विद रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन दो इसकी चीजें हैं। एक है डायरेक्ट फायदा, एक है इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस।
डायरेक्ट इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि बहुत सारे इम्तिहानों में डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली सीएसएस के बीच में, पीएमएस के बीच में, असिस्टेंट डायरेक्टर आईएसआई, आईबी, एफआईए, इन तमाम इम्तिहानों के बीच में ये प्रेसी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, फिर प्रेसी जब हम कर रहे होते हैं तो दरअसल हम सीएसएस के भी दो सवाल तैयार कर रहे होते हैं, एक प्रेसी और एक कॉम्प्रीहेंशन, वो मिलती जुलती चीज ही है। तो एक फायदा क्या होगा कि डायरेक्टली सवाल आएगा और हमने पेपर में हल करनी है, पहला फायदा ये, इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरी इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस, इससे मुराद ये है कि अगर डायरेक्टली ये ना भी आए, प्रेसी आपको बनाने को ना भी कहा जाए, तब भी प्रेसी बनाने के जो उसूल हैं वो इस्तेमाल होते हैं आपकी तमाम इंग्लिश राइटिंग में। आपने अगर ऐसे लिखना है ना, तो जो बच्चा प्रेसी नहीं बना सकता, जो बच्चा प्रेसी नहीं बना सकता, मैं उसको कह देता हूं कि तू ऐसे नहीं लिख सकता। प्रेसी के बीच में जो हुनर इस्तेमाल होता है, ऐसे के तमाम पैराग्राफ में, हर पैरे में वही हुनर इस्तेमाल होता है। इफ यू आर नॉट कैपेबल एनफ to convey your message in a precise way, you won't be able to create even a single paragraph of the essay. नहीं लिख सकेंगे आप, बात को लंबा चौड़ा यूं 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 घुमाते रहेंगे, आपसे मैसेज पे आएगी नहीं बात। ऐसे के जितने पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे प्रेसी हैं, जितने पैराग्राफ। तो ये इसकी इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, समझ आई? ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्रैक्टिकल लाइफ, आप जब अपनी अमली जिंदगी के बीच में आएंगे, अमली जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट की जॉब में हो, आप टीचर हो, इवन आप बिजनेसमैन हो, प्राइवेट सेक्टर के बीच में काम कर रहे हो, इवन आपने बर्गर की दुकान खुली हुई हो, अगर आपको प्रिसाइज वे में अपना मैसेज कन्वे करना नहीं ना आता, तो ना आपसे आपका बॉस जो है वो खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा, ना कभी आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। आप अपना केस ही पेश नहीं कर सकते यार, केस ही पेश नहीं कर सकते। पूछा आपसे कुछ गया, आप इधर उधर की बातें बयान कर। आपको ये बात पता है ना कि हम सब लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ये महदूद होता है। आप एक बंदे को एक ही बात के ऊपर बहुत लंबा अरसा यूं 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 घुमाते रहे, उसका दिमाग कहीं और चला जाएगा। नमाज पढ़ते हुए हम सब लोगों को चला नहीं जाता, कुछ लाशऊरी तौर पर कहीं और चला जाता है। तो फिर प्रिसाइज वे यही है कि आपने मुख्तसर तरीन लफ्जों में अहम बात यूं यूं करके फेंक देनी है, और जैसे ही दिमाग हटने लगे आप किसी और चीज पे जा चुके हो। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो प्रेसी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना भी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम के तमाम आज मैं देख रहा था, आप लोग भी कोई 15 मिनट लेट आए, और बहुत सारे बच्चे आप में से आए भी नहीं। लेकिन जब आप सीएसएस की कंपटीशन के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये सारे लेक्चर्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं ना। आप इस तरह की एक एक क्लास लेने के लिए यू आर पेइंग इन थाउजेंड्स, और वो नहीं मिल रही होती। तो आज मैं यही बैठा नीचे सोच रहा था कि यार ये किस्मत की बात है कि जब आप एक ऐसी दौड़ के बीच में आएंगे, जब आपको इन चीजों की अहमियत का आइडिया होगा, तब आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। टिप्स फॉर प्रेसी राइटिंग 18 से 20 हैं, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, किसी बुक के अंदर नहीं है। हो सकता है हो भी, कहीं लिखी हुई लिखनी, ओवरऑल जामे अंदाज के बीच में बात है। पहली चीज, कभी भी पेपर में सवाल करते हुए प्रेसी के सवाल पे फौरी हाथ नहीं डाल देना। पहला सवाल नहीं होना चाहिए आपका ये, इसको हमेशा आखिर में करें। क्यों? कोई बता सकता है? ये आपके दिमाग का फालूदा कर देता है प्रेसी करने का प्रोसेस। जब आप सीएसएस पीएमएस करेंगे ना, रिटन पास हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। उससे पहले आप लोगों को एक और असेसमेंट के लिए बुलवाया जाएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसको कहते हैं। उसमें आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, आप कितना सच बोलते हैं, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आप अंदर से क्या हैं, असेस करते हैं। उस असेसमेंट के दौरान वो क्या हरकत करते हैं कि जैसे आप जाते हैं पहले दिन, तो वो आपको एक इंतहाई अपरेंटली बेहुदा किस्म का मुश्किल सा पेपर आपके सामने रख देते हैं कि इसको हल करो। वो पेपर क्या है? जमा तफरीक है, मुख्तलिफ तरह की शक्लें दी हुई हैं कि जी ये 4 शक्लें हैं तो 5वीं कौन सी आएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लॉजिकल
किस्म के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई 3-4 घंटे की बड़ी एक हेक्टिक किस्म की एक्सरसाइज है, हेक्टिक किस्म की, और वो इतनी हेक्टिक है कि उसके बाद आपका जो दिमाग है बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। वो पेपर करवाने के बाद फिर वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछने लग पड़ते हैं। एक अगला पेपर आ जाता है जिसमें आपसे मुतल्लिका चीजें कि आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। वो ये काम बाद में क्यों करते हैं? ताकि आप फैब्रिकेट ना कर सकें, ताकि आप फैब्रिकेट ना कर सकें। आपके दिमाग को इस हद तक वो थका देते हैं कि आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, दिमाग खत्म हो चुका होता है, और उस टाइम सिर्फ आपके अंदर से सच ही निकल रहा होता है कि आपका क्या व्यूज हैं सियासतदानों के बारे में, आपके क्या व्यूज हैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, आपके क्या व्यूज हैं आपके वालिदैन के बारे में, अपने बारे में, आपके बहन भाइयों के बारे में। ठीक है, तो ये दिमाग थकता है। जब हमने अपना पेपर करना है तो अपने दिमाग को थकने नहीं देना। अगर ये थक गया, प्रेसी का सवाल आपने बिल्कुल पहले नंबर के ऊपर कर लिया, फंस गया उसके बीच में, तो वो जो चीजें नॉर्मली इजीली हो जाने वाली हैं, बहुत सारी चीजें इजीली भी हो जाती हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, 2-2, 4-4, 5-5 नंबर के छोटे छोटे सवाल हैं। फ्रेश माइंड के साथ करेंगे तो वो हो जाएंगे, थके हुए माइंड के साथ करेंगे तो नहीं होंगे। तो पहले ही मैंने आपको टिप क्या बताई, हमेशा इसको एंड के ऊपर रखिए। नंबर 2, 40 से 45 मिनट आपने मिनिमम इसके लिए बचा के रखने हैं। सीएसएस पीएमएस के बीच में इतने मिनट से कम में ये नहीं हो, ठीक है। पहले जल्दी जल्दी बाकी सवाल कर लें और उसके बाद इतने मिनट आपने 40 से 45 जो है वो बचाने होते हैं। एक ये और एक कॉम्प्रीहेंशन का सवाल, दोनों सवाल हम एंड के ऊपर लेकर आते होते हैं। नेक्स्ट, वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मली एक प्रेसी 1/3 होती है एक पैराग्राफ का। कितना? 1/3 नॉर्मली 1/3 होती है। अगर उसके ऊपर ना बताया गया हो जो प्रेसी की उन्होंने आपको इबारत दी है, तो आप कितने वर्ड्स की बनाएंगे? 1/3, क्योंकि आपको खुद से पता है कि 1/3 होना है। लेकिन इसमें एक बाज़ औक़ात यूं होता है कि वो खुद भी वर्ड काउंट की लिमिट दे देते हैं। जैसे आज जो मैंने आपको ये दी है, इसमें लिखी हुई है वर्ड काउंट लिमिट कितनी है? 120। इसमें टोटल वर्ड काउंट भी लिखा हुआ है? इन लफ्जों को टोटल वर्ड काउंट नहीं लिखा हुआ। ये कोई 450 या 450 के करीब बनता है, 450 बनता है। अब 450 के लिहाज से इसकी 1/3 कितनी बनती है? 150। तो आइडियली होनी 150 चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपको 150 की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कितनी बनानी है, तो आप कितनी बना के आएंगे? 120। अगर गिवन नहीं है कि कितनी बनानी है, तब आपने 1/3 तक चले जाना है, और अगर गिवन है कि इतनी बनानी है तो आपने फिर उसके ऊपर कन्फाइंड रहना है। क्लियर है? इसमें तकरीबन 10 लफ्जों की गुंजाइश होती है प्लस और माइनस में। अगर यानी कि आपको 150 लफ्जों की प्रेसी आपका 1/3 150 बनता है, तो आप 160 तक भी जा सकते हैं और 140 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 10 लफ्ज ऊपर या नीचे। तो वेरिएशन अगर हमने करनी हो, 10 लफ्ज ऊपर जाना अच्छा होता है या नीचे? नीचे। नीचे। प्रेसी के बीच में वैसे बता रहा हूं कि 150 से कम हुई अच्छी है, 150 से जो ऊपर हुई है अगरचे के 10 की इजाजत होती है, लेकिन वो मुनासिब नहीं होती। सुजीत, ऐसे में वर्ड काउंट अच्छा होता है, प्रेसी के बीच में कम होता है, क्योंकि इसका मकसद ही प्रीसाइज है। क्लियर है जी? मेंशनिंग ऑफ द वर्ड काउंट। आपने जो वर्ड काउंट है वो मेंशन करना है। यस, यस, डू मेंशन इट। आप लोग अपना वर्ड काउंट मेंशन करेंगे। 150 लफ्जों की आपने प्रेसी बनानी थी, 155 लफ्जों की बन गई, तो आप एंड के बीच में लिखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट थी वो इतने लफ्जों की थी और मैंने इतने लफ्जों की प्रेसी बना दी है, 155 लफ्जों की, 160 लफ्जों की। ये आर्ट है नंबर लेने का, एग्जामिनर को जहमत से बचाने का। ठीक है, वो इसी डाउट में रहे कि पता नहीं आपने बना ली या नहीं बनाई। आप टोटल अपना वर्ड काउंट जो है वो लिख के आए। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है जी? वर्ड काउंट में कभी भी चीटिंग नहीं करनी। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, जब मैं उनको टेस्ट सेशन कंडक्ट कर रहा होता हूं, 150 की प्रेसी मैन को कहा बनाएं, वो बना दी उन्होंने, 170 की साथ ही लिख दिया जी कि 152 लफ्जों की प्रेसी, वर्ड काउंट 122। अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर इस बात पे पर्सनल हो जाता है।
अच्छा, और बात ये कि इतना एक्सपीरियंस होता है टीचर्स का कि वो खाली सेंटेंस की लेंथ देख के बता सकते हैं कि यार ये बकवास कर रहा है, इसने लंबे लिखे, ये हो ही नहीं सकता। मैं यही काम कर रहा हूं 12, वो तो मुझसे भी ज्यादा तजर्बेकार होते हैं जिनकी जिंदगियां गुजर गई, तो वो खाली एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उनको पता चल गया होगा कि ये प्रेसी जो है इतने लफ्जों की ये झूठ बोल रहा है। और अगर कोई इस तरह का चीटर हो, वो फिर ये सच नहीं कर सकता जहां पे वो आइडेंटिफाई। जी बेटा लाउडली बोलना है। हर लफ्ज THE दा एक लफ्ज है, अल्फाबेट्स नहीं, पूरा वर्ड। ठीक है, आसम इज ए टीचर, ए पूरा लफ्ज है, काउंट होगा। टीचर, हाँ हाँ ये काउंट होगा। ठीक है, तो आपने काउंट करना है पूरा। पैराग्राफ के वर्ड अगर गिवन नहीं है टोटल, तो आप क्या करेंगे, किससे पूछेंगे? काउंट करेंगे। अगर आपके पैराग्राफ के सेंटेंस के लिहाज से हम गेस कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस नहीं कर सकते। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये कितना टाइम जाया होगा। स्टार्ट जी, वेट ए मिनट, आपके सामने पेजेस हैं, इसको जल्दी से काउंट करें, कितना टाइम लगता है। गो, इसका वर्ड काउंट करें, एग्जैक्टली करना है, जरब तकसीम नहीं करनी। चार 431 जी, कितना टाइम लगा? 2 मिनट लग गए होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा। ठीक है, अफोर्डेबल है। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस है वैसे ना, ये आप अगर करें तो ये 1 मिनट तक भी आ जाती है। ये पैराग्राफ लंबा है तो मैक्सिमम 2 मिनट लग जाएंगे, इसको लग जाने दें। ओके डन जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो वर्ड आपने गिनने हैं जी बेटे। कौन सा? 2 लफ्ज है, 2 है। अगर इसके बीच में हाइफन लगा हुआ तो एक है, हाइफन लगा हुआ है, एक लफ्ज है। जिसको हाइफन लगा दिया उसने जोड़ के बना दिया। भाई जिसको मुख्तसर बता दिया कि जिसमें हाइफन लगा दिया वो एक लफ्ज है, वो एक लफ्ज है। अगर आई और हैव के दरमियान स्पेस है तो 2 है, 2 है। अगर एमेंट है, आई एमेंट है बॉय, तो एमेंट एक लफ्ज है। ठीक है, एम और नॉट को इकट्ठा लिख दिया तो एक लफ्ज है। ये आपने उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा कि एक है 2 है। ठीक है, जो जुड़ के इकट्ठा लिखा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, वो एक है वरना 2 है। क्लियर जी? लेट्स मूव अहेड। इंस्टेंसेस व्हेन वर्ड काउंट शुड नॉट बी मेंशन्ड। कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जब वर्ड काउंट नहीं देना? कब वर्ड काउंट नहीं देना चाहिए? जब ज्यादा हो जाए। शाबाश, क्या नाम है आपका? ठीक है फातिमा। जब अगर आपका वर्ड काउंट ज्यादा हो जाए, प्रेसी बनानी थी 150 लफ्जों की, आप बना बैठे हैं 170 लफ्जों की, तो जबरदस्ती उसको बना के दिखाने की जरूरत नहीं कि 170 की बना ली है मैंने। छोड़ दें, हो सकता है उसको ना इग्नोर कर जाए वो। ठीक है, चैलेंज ना दें उसको कि मेरे से नहीं बनी, खुद एडमिट ना करें, छोड़ दें। समझ गए? डू गिव टाइटल। टाइटल पैराग्राफ का, प्रेसी का देना चाहिए, दिया जाता है। ठीक है, टाइटल होता क्या वैसे? सारे का सेंट्रल आइडिया, या नहीं देना कहां है, ये तो अलग बात है ना कि आपने उसको लिखना किस जगह पे करके है। होता क्या है, मैं तो ये बात कर रहा हूं। फिल्म का जिस तरह कहां टाइटल होता है, टाइटल सुन के आपको पता चल जाता है कि इस फिल्म में, वैसे तो जिस तरह की आजकल की फिल्में बन रही हैं उससे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ आइडिया किसी स्टोरी का या नॉवेल का जो नाम है उससे आइडिया होता है ना कि इसके बीच में किस तरह की बात होगी। ठीक है, चलते हो तो चीन को चलिए, इसका मतलब ये है कि जो कोई चीन की कहानी की टाइप की चीज है, ऐसा ही है ना। तो एक ऐसा होता है टाइटल जो है उसका, यू नो व्हाट बेसिकली द टाइटल इज। लेकिन इसके हवाले से 2-3 अहम बातें हैं, और वो ये कि टाइटल जो है इसको टाइटल ही होना चाहिए। ये फ्रेज फॉर्मेट में होता है, ये क्लॉज फॉर्मेट में नहीं होता। मतलब इट इज नेवर ए कंप्लीटली रिटन सेंटेंस। कंप्लीटली रिटन सेंटेंस नहीं होता। ठीक है,
वैसे तो आप कहेंगे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हम दे सकते, फ्रेज फॉर्मेट में देते हैं मुकम्मल। अच्छा, फ्रेज में और क्लॉज में फर्क ये है कि क्लॉज इज ए कंप्लीट सेंटेंस, उसमें एक वर्ब है। ठीक है, खालिद सीएसएस के इम्तिहान में बैठेगा, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस। खालिद का सीएसएस इम्तिहान, ये फ्रेज है। ठीक है, सीएसएस में बैठने का फैसला, ये फ्रेज है। तो आपने किस फॉर्मेट में देना है? फ्रेज में। फ्रेज में जितना द शॉर्टर द बेटर, एक उसूल। दूसरा टाइटल का उसूल ये है कि इसको रिलेट करना चाहिए पैराग्राफ के साथ। पैराग्राफ से मसलन मैंने एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, उसके बीच में फॉर इंस्टेंस एक आदमी ने या मुसन्निफ ने जो है वो बुराइयां की हुई हैं आम खाने की। क्या किया हुआ है? बुराइयां, कि जी आम खाएं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये होता है, एंड नतीजा निकला हुआ है कि नहीं खाना चाहिए। तो इसका टाइटल मैं अगर ये दूं कि मुसन्निफ के आम के बारे में तासुरात, तो ये टाइटल सही नहीं है। आम के नुकसानात हो सकता है कि मुसन्निफ की नजर में आम के नुकसानात क्या हैं, मतलब आपको टाइटल पढ़ के पता चले कि मुसन्निफ इसकी खूबियां बयान कर रहा है कि खामियां बयान कर रहा है। टाइटल जो है ये न्यूट्रल टाइप एक मैसेज ना दे रहा होगा, आपको समझ ही ना आए कि वो किस डायरेक्शन के बीच में आगे से मूव कर गया। ठीक है, टाइटल जो है इट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द आइडियाज जो कि प्रोवाइड किए गए हैं पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट सर, मोर देन वन टाइटल दे सकते हैं? नंबर ऑफ टाइटल्स टू बी गिवन, कितने टाइटल देने हैं? क्या दिल क्या कहता है? एक पैराग्राफ के टाइटल कितने देने चाहिए? 2 या 3? ऑप्शन इज ऑलवेज गुड। एक राइटर के पास ऑप्शन हो। हाँ क्यों जी? एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक होना चाहिए। कौन लोग कहते हैं कि जी एक होना चाहिए? हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखे हैं। ओके, और जो कहते हैं कि 2-3 हो सकते हैं वो कौन है? ये वही तो नहीं हाथ बड़ा खड़ी करी जा रहा है। अच्छा, एक है जी, वन। और उसकी क्या वजह? हाँ नहीं, यस किसने कहा? बिल्कुल ठीक कहा, यही वजह है, यही वजह। अगर आप 2 या 3 टाइटल्स देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप अनसर्टेन है, आपको खुद समझ नहीं आया, ये पहन लो या ये पहन लो वाला साहब है। ठीक है, किस हवाले से? नहीं, आप कंफ्यूज तो हो ही नहीं सकते बेटे, आपने तो प्रेस ही लिखी है उसके ऊपर। अगर आप टाइटल ही नहीं लिख पा रहे तो प्रेस ही क्या लिखी होगी? फिर तो बात ही खत्म। फिर तो आपने ये खुद कह दिया कि मुझे पैरा ही समझ नहीं आया। एक दिन है, एक दिन है, जो आपको लगे कि ये है एक दिन है। कभी भी हम एक एम्बिवेलेंट अप्रोच टाइटल लेते हुए नहीं अडॉप्ट कर सकते। वो एक्नॉलेजमेंट है इस बात की कि हमें पता ही नहीं चला था कि ये कैसे हुआ था। खुलम खुला ऐलान है इस चीज का कि हमें नहीं समझ आई थी कि ये पैराग्राफ का बेसिक मैसेज क्या है। नहीं भी समझ आई तो मुंह ऐसा ही बनाए कि जैसे समझ आ गई। ठीक है, कढ़ाई आपकी, आप होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए ऑर्डर लगाते हैं कि कढ़ाई लेकर आओ, तो कढ़ाई जैसी भी बनी है, क्या ख्याल है वेटर की पैड़ी शक्ल से आपको पेश करेगा? वो अपनी शक्ल के तासुरात से फील नहीं होने देगा जब तक कि आप खा के गालियां देना शुरू ना करें। ठीक है, जो पैराग्राफ पढ़ने वाला आपकी प्रेसी एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो जो मर्जी व्हाटसोएवर ही माइट बी थिंकिंग ऑफ यू, टाइटल पढ़ के उसको लगना चाहिए कि आपको समझ आ गई थी बात की। क्लियर है? अच्छा, टाइटल वैसे लिखा कहां जाता है, टॉप पे के दरमियान में? दोनों ऑप्शंस हैं। जब आप प्रेसी लिख रहे हैं यू हैव गॉट बोथ द ऑप्शंस, कि आप पहले उसके ऊपर लिख दें, टाइटल लिखें, और बाद में उसका पैराग्राफ जो है वो प्रेसी लिख दें, या ये भी हो सकता है कि पहले प्रेसी लिखें, नीचे आप उसका टाइटल दे दें, साथ मेंशन कर दें टाइटल ऑफ द प्रेसी। ये आपके पास इजाजत है, यू आर एट लिबर्टी। लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टाइटल बात कर चुका हूं मैं पहले। अच्छा, मिथ रिगार्डिंग द टेंस ऑफ द प्रेसी।
प्रेसी किस टेंस में, टेंस कितने होते हैं वैसे? 3 जमाने हैं। 3 जमानों के अंदर फिर 4 हैं, टोटल 12 बन जाते हैं। 3 है, कौन कौन से 3? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। माजी गुजर गया, आज में हम जिंदा है, फ्यूचर 3 है। वी आर श्योर ऑफ इट। प्रेसी किस टेंस में होती है? वेरी गुड, किसने कहा? यस। और किसको लगता है? लेकिन जो पैराग्राफ होगा जो इस टेंस में होगा, हमें उसी टेंस दिस इज द मिथ, दिस इज द मिथ। बहुत बहुत सारी किताबों में यही मेंशन्ड है कि आपने जो प्रेसी करनी है वो पास्ट में करनी है, और ये बहुत बड़ा, यूं समझ ले, बोंगी है, बहुत गलत बात है। प्रेसी इख्तसार है किसी पैराग्राफ का। अगर एक पैराग्राफ क़यामत पे लिखा गया है कि क़यामत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उसकी प्रेसी माजी में जाएगी? इट कैन नेवर बी। फ्यूचर में जाएगी, फ्यूचर में बात होगी, मुख्तसर होगी लेकिन फ्यूचर में होगी। अगर पैराग्राफ प्रेजेंट के बीच में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में रहते हुए, मसलन लिखा गया है कि सीएसएस एस्पायरेंट्स ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, जनरल एक बात की गई है, तो प्रेसी किस टेंस में बनेगी? इसी में बनेगी यार, आपने जनरल एक बात की हुई है। अगर एक स्टोरी सुनाई गई है पास्ट में, तो आप उसकी प्रेसी पास्ट में कर रहे होंगे। सो सीखा आपने क्या कि जो आप प्रेसी बनाएंगे उसका टेंस कौन सा होगा? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दी। माजी भी हो सकता है, मुस्तकबिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई एम वी, सेकंड यू, थर्ड पर्सन ही शी दे और एनी दे। ओके, फर्स्ट पर्सन आई और वी और उससे रिलेटेड चीजें, सेकंड, थर्ड, ही शी डू। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो हमने प्रेसी बनानी है उसमें कौन सा पर्सन जो है उसका इस्तेमाल करना है? थर्ड। कहते खैर है, आपके पॉइंट से तो मुझे सिखाने का मौका मिलता है। थर्ड पर्सन कॉमनली यही कहा जाता है कि जो प्रेसी है वो किस पर्सन में होगी? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में नहीं, ऑल टाइप नहीं है। इसके बीच में उसूल ये है, नॉर्मली प्रेसी को थर्ड पर्सन में ले जाया जाता है। ये लिख लें, पहली बात लिख लें, नॉर्मली प्रेसी थर्ड पर्सन में ले जाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा इसी के साथ, लेकिन प्रेसी फर्स्ट पर्सन में भी हो सकती है, लिखी जा सकती है कुछ केसेस में। नंबर 3, प्रेसी सेकंड पर्सन में रेयरली होती है, नहीं होती। थर्ड पर्सन नहीं होती, सेकंड पर्सन में नहीं होती, यू में नहीं होती। ठीक है जी। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। मसलन पैराग्राफ लिखने वाले ने पैराग्राफ लिखा जिसमें वो अपनी कहानी सुना रहा है कि जी मैं जब छोटा होता था तो मैं यूं करता था। फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, मैं यूं करता था, मैं यूं करता था, मैं उधर जाता था, फिर मैं ये करता था, फिर मैं वो करता था। जब हम उसकी प्रेसी बनाएंगे तो किस पर्सन में जाएंगे? हम कहेंगे राइटर ऐसा करता था, वो यूं करता था, वो यूं करता था, थर्ड में चलेगी। क्लियर जी? पहली मिसाल, उसने अपनी कहानी सुनाई, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? थर्ड पर्सन। दूसरी मिसाल, राइटर ये कह रहा है कि हम तमाम इंसानों को इस दुनिया में रहते हुए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें चाहिए हम गैस का इस्तेमाल करें, हमें चाहिए हम धुआं ना पैदा करें, हमें चाहिए कि हम इस जमीन का ख्याल करें और पानी का ख्याल करें। तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड वे। तो ऐसी सूरत में आप थर्ड पर्सन पे भी जा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन पे भी। थर्ड पर्सन में ऐसे कि आप बात यूं कर लें कि तमाम इंसानों को ये चाहिए कि वो ये करें, वो ये करें, वो ये करें, ये थर्ड पर्सन हो गया। या आप भी कह सकते हैं कि तमाम इंसानों को चाहिए कि हम यूं यूं कर रहे हो, क्योंकि आप भी इंसान ही है ना। तो ऐसी सूरत में आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जब आप भी उसी का पार्ट है। बात है ही कुछ ऐसी कि आप अपने आप को उससे निकाल नहीं सकते। जी, आप प्रेसी लिखने वाले हैं, आप भी उसी का पार्ट हैं। मुसलमानों के हवाले से कोई बात की गई है,
पाकिस्तानियों के हवाले से कोई बात कर दी गई है या पूरी दुनिया के इंसानों के हवाले से कोई बात कर दी गई, यू आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट। तो आपको फिर एक लिबर्टी मिल जाती है कि आप फर्स्ट पर्सन में चले जाएं और अपने आप को भी उसका हिस्सा समझ के प्रेसी जो है वो लिख दें। अगर फर्स्ट पर्सन, अगर वो आई के हवाले से बात कर रहा है तो वो अपने हवाले से कर रहा है, तो वो तो थर्ड में जाएगी ना कि राइटर को यूं करना चाहिए। कैसे जाएंगे? फिर तो फर्स्ट में नहीं जा सकते ना बेटे, फिर तो थर्ड में जाना है। अगर राइटर ने अपने हवाले से बात की है तो आप यही कहेंगे ना कि राइटर यूं चाहता है, वो यूं करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो राइटर ने अपनी बात की है कि मैं चाहता हूं कि मैं नमाज पढ़ूं, तो वो राइटर चाहता है, वो आप नहीं चाहते। नहीं, आप राइटर नहीं बने हुए, ये राइटर के जज्बात हैं। अगर राइटर सीएसएस करना चाहता है तो वो चाहता है, आप नहीं चाह रहे। राइटर के जेंडर का जिसका नहीं पता होता वो ही होता है, मेल होता है। जिसके जेंडर का नहीं पता होता आपने उसको मेल कंसीडर करना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाती है। ये इंग्लिश का उसूल है, ठीक है जी। तीसरी चीज पैराग्राफ लिखा गया, उसके बीच में एक डायलॉग है, राइटर खिताब कर रहा है। कायदे आज़म की फर्ज करें कोई स्पीच है जिसमें वो अपने सामने खड़े हुए लोगों को यू कह के बात कर रहे हैं कि यू ब्यूरोक्रेट्स शुड डू दिस थिंग, यू ब्यूरोक्रेट्स शुड डू दिस थिंग। सेकंड पर्सन का यूज हुआ है ना, लेकिन जब आप इसकी प्रेसी बनाएंगे तो उसको सेकंड पर्सन को खत्म कर देंगे। आप ये बताएंगे कि कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि उन्हें ये काम करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए। ये होती ही इनडायरेक्ट में है, प्रेसी कभी भी डायरेक्ट में नहीं होती, ठीक है। तो यूं सेकंड पर्सन जो है ये खत्म हो जाता है, सेकंड पर्सन को हम कैरी नहीं कर रहे होते। यहां तो कोई सवाल किसी का तो हैंड रेज करें। आगे चलें, ओके। लैंग्वेज ऑफ द प्रेसी, प्रेसी किस तरह के लफ्जों में लिखी जानी चाहिए, इसकी जुबान कितनी की मुश्किल हो, नहायत आसान होनी चाहिए। प्रेसी इंतहाई सीधे सादे आसान जुमलों में लिखी जाती है। कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में आप प्रेसी नहीं लिखते, मुश्किल लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रेसी लिखते हुए नहीं करते। प्रेसी की लैंग्वेज एस्से के लैंग्वेज के उलट है। जब आप एस्से लिखते हैं तो आपका अंदाज इस तरह का होता है कि आपने एग्जामिनर को अपनी जुबान के फन से मुतासर करना है, लेकिन यहां पे आपने इंतहाई सिंप्लीफाइड वे में अपना मैसेज कन्वे करना है। क्लियर? इसकी रीजन ये है कि इसके बीच में वो बहुत ज्यादा, इसमें देखा कुछ और जा रहा होता है। प्रेसी के बीच में देखा कुछ और जा रहा होता है, इसमें देखा यह जा रहा होता है कि आप कितने आसान अंदाज में उस पैराग्राफ के मैसेज को समझा पा रहे हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपने ये इमेजिन करना होता है कि एक इंतहाई काबिल वकील एक इंतहाई काबिल जज के सामने खड़ा होकर दलाइल दे रहा है। उस वक्त इमेजिनेशन ये होती है, अंदाजे गुफ्तगू इस तरह का होता है जब आप ऐसे लिख रहे हैं कि एक इंतहाई काबिल वकील एक इंतहाई काबिल जज के सामने खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा है। जब आप प्रेसी लिखते हैं तब अंदाजे गुफ्तगू ये होता है कि एक आदमी एक 7 साल के बच्चे को कोई खड़ा होकर बात समझा रहा है, तब ऑडियंस आपकी बदल जाती है। इसलिए इंतहाई सिंप्लीफाइड अंदाज में आपने मैसेज को कन्वे कर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मेरा एक सवाल है, जब हम सिनोनिम्स यूज करते हैं तो बात सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो वो यूज करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं, सिनोनिम यूज करना तो कहीं भी मैं रिकमेंड नहीं करता। सिनोनिम जो हम कंप्यूटर से निकाल के कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं देते, एग्जैक्ट वोकैबुलरी नहीं देते, ठीक है। वो लफ्ज आप हमेशा वो यूज करें जिसका यूज आपने सीखा और समझा है। खाली कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम कोई लफ्ज उठा ही नहीं सकते, वो ऐसे में भी नहीं उठा सकते, वो हमेशा गलत आता है। अच्छा, ये पॉइंट रह गया, आर्गुमेंट एंड एग्जाम्पल केमिस्ट्री। देखें, एक पैराग्राफ में पैराग्राफ राइटर ने 2 चीजें दी होती हैं। एक उसने
बात की होती है, दूसरा उसकी मिसाल दी होती है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। बाज़ को डाटा दिया होता है, बाज़ को मिसाल दी होती है। आपने जब प्रेसी बनानी है ना, क्योंकि हमने 1/3 तक लेके आना है, तो हम आर्गुमेंट को पिक करते हैं। नॉर्मली हम एग्जाम्पल को एक्सक्लूड कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। मसलन अगर आपके पैराग्राफ के अंदर लिखा गया कि लड़कियां बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं, मसलन आगे उसने 4 नाम दिए कि खदीजा फलां 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 बहुत मेहनत करती थी और इस लेवल तक पहुंच गई। इसके बरक्स लड़के मेहनती नहीं होते, मसलन फलां 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 ने मेहनत नहीं की और फेल हो गए। इट्स कोटिंग एन एग्जांपल। तो आपने बीच में से जो मैसेज निकालना है बेटा वो क्या है कि लड़कियां मेहनती हैं, लेकिन राइटर का ख्याल है कि लड़के मेहनती नहीं है। उसकी मिसालें नहीं उठानी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर 10 लाइनों का पैरा है, 10 लाइनों का, उसमें से 4 लाइनें एक मिसाल के ऊपर ही वो चल रहा है, वो बात कर रहा है 4 लड़कियों के नाम लेके, बकायदा फिर एग्जाम्पल देके डिटेल में बता रहा है उनको, तो क्या ऐसी सूरत में भी आप उनको छोड़ देंगे? नो। अब वो उसके पैरे का एक इंटेग्रल पार्ट है। अब वो खाली एक इजाफी चीज नहीं है जिसको आप ड्रॉप कर दें। तब आपने उनमें से कोई ना कोई चीज पिक करनी और अपनी प्रेसी के बीच में लेके आनी है। इज इट क्लियर? ये एक बुनियादी उसूल है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। नॉर्मल उसूल यही है कि आर्गुमेंट पिक करें, एग्जाम्पल को छोड़ें। लेकिन अगर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुकी है, बहुत ज्यादा उसका वजन है, हुजम है, वॉल्यूम है, तब आपने उसको पिक करना है, उसको रेफर करना है अपनी प्रेसी में, क्योंकि उसने बहुत अहमियत दी है अपनी उस बात को। बारोइंग फ्रॉम दी पैराग्राफ, पैराग्राफ से वर्ड बारो किए जा सकते हैं, ली जा सकती हैं, नहीं आप यू आर ओपन। कोई अगर आपने वोकैब कोई लेनी है, कोई लफ्ज है इंग्लिश का आप उठाना चाहते हैं, आप उठा सकते हैं। ये मिथ है, उसीलिए मैंने ये पॉइंट बनाए ही वो पॉइंट है जो जनरली गलत पढ़ाया जाता है प्रेसी के हवाले से। आपने सिर्फ एक काम नहीं करना, और वो काम क्या है कि एग्जामिनर को यह तासुर नहीं जाने देना कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसको यह ना लगे कि बच्चे को खुद नहीं था लिखना आता, इसने सिंपली वहीं से उठा उठा के ये जोड़ जोड़ के ये प्रेसी बना दी। सिर्फ ये नहीं आपने होने देना, अदरवाइज कहीं जरूरी है कोई लफ्ज। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे बाज औकात ऐसा ब्लंडर करते हैं कि बड़ा अच्छा लफ्ज लिया होता है, उसका सिनोनिम ढूंढते हैं जबरदस्ती, वो नहीं मिल रहा होता, लेकिन उनके दिमाग में है कि ये पैराग्राफ का लफ्ज है, मैंने इसको पिक नहीं करना, तो उसके नतीजे में वो कोई ऐसा सिनोनिम उठा के बीच में डाल देते हैं जो मानी के लिहाज से इंतहाई गलत होता है। ये हरकत आपने कभी भी नहीं करनी। यू आर अलाउड, आपको इजाजत है कि आपको पैराग्राफ में से कोई लफ्ज चाहिए आप ले लें, लेकिन सेंटेंसेस ना उठाएं, फ्रेजेस पूरी की पूरी ना उठाएं। उसको ये तासुर ना जाए उसको एग्जामिनर को कि आपने अपनी बात नहीं की बल्कि कॉपी पेस्ट कर दिया। वही आपने एक लाइन इधर से उठा ली, एक इधर से उठा ली, एक इधर से उठा ली। ये मैसेज आपने नहीं जाने देना। ये अननेसेसरी यूज ऑफ सिनोनिम, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स ए ब्लंडर, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं, बिला वजह सिनोनिम जो है वो बीच में घुसा रहे होते हैं। आपने ये हरकत नहीं करनी। नेक्स्ट, रिदम एंड कोहेरेंस। रिदम क्या है? आइडिया जो पैराग्राफ में दिए गए हैं उनका सीक्वेंस खराब ना हो, उसको फ्लो के साथ ले। मैं जो बात कर रहा हूं एक तरतीब में चल रही है। दिस इज रिदम। दिस इज, बेटा मुझसे पूछो जो पूछना, आप इस बात ना करें। दिस इज व्हाट रिदम इज। म्यूजिक रिदम से बज रहा हो तो म्यूजिक है, रिदम नहीं होगा तो क्या होगा? शोर, इट्स नॉइस, नीड टू अवॉइड इट। एक रब तो हो सारी की सारी चीजों में। यह बहुत अहम चीज है कि आपने चीजें उठाई हैं, एक तरीके से जुड़ी हुई हो आपस में। यह ना लगे कि आपने टोटे जोड़े हुए, ठीक है? एक लगे कि ये चीजें आपस में जो है वो मिक्सअप हुई हुई हैं, एक जेल्ड हुई हुई हैं, ठीक है, लिंक्ड है। अच्छा, एक इसमें और चीज है, यहीं पे पता नहीं आगे मैंने उसके अलग से पॉइंट दिया हुआ नहीं, लेकिन मेरे जेहन में आ गई तो मैं आपको बता देता हूं।
पैराग्राफ में दिए गई बातों की तरतीब बदलना पॉसिबल है? Yes. If your expression is powerful, I think so. पैराग्राफ के अंदर बातें एक तरतीब से की गई हैं, पहले ये बात है, फिर ये बात है, फिर ये बात है, फिर ये बात है, फिर ये बात है, 5 6 7 बातें की हुई हैं। अगर डिफरेंट है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। बातें डिफरेंट ही होती है ना, हमने जो पॉइंट निकालने यूं ही होते हैं। क्या उसकी तरतीब बदल सकते हैं कि जो बात उसने, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं पहले एक बात कर रहा हूं, फिर जो बात उसने सबसे एंड में की है मैं वहां से कुछ चीज उठा के जोड़ सकता हूं उसके साथ? यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपने पैराग्राफ का मैसेज कन्वे करना है मोस्ट इफेक्टिव वे में। अगर पैराग्राफ लिखने वाले ने एक बात स्टार्ट में की है और उससे ही रिलेटेड बात कोई एंड पे जाके भी की हुई है, तो आपको इजाजत दोनों को जोड़ दें, जहां दिल करता है बयान कर दें। आप उस तरतीब के बाउंड नहीं है। आप पैराग्राफ में, मैं मुकम्मल तो कर लूं ना बेटे, फिर आपको मौका दूंगा। आप पैराग्राफ के अंदर उसकी बातों की तरतीब को फॉलो करने के बाउंड नहीं है, आप नहीं बंधे हुए। प्रेसी की यह रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस तरतीब पे उसने बात की है आप उसी तरतीब के ऊपर उस बात को कर रहे हो। आप सिर्फ इस चीज के बाउंड हैं कि जो मैसेज उसने कन्वे किया हुआ है, जो पॉइंट्स उसके हैं, आपने उन पॉइंट्स को एक कोहेरेंट वे में पेश करना है। जी बेटे, सर मैं ये कह रहा हूँ, लाउडली एंड तक जाए। जो हम प्रेस ही कर रहे हैं, अपना आइडिया कन्वे कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पिक करेंगे एंड से जाके या मिडिल से जाके, जब वो उसके साथ लिंक कर रही होगी जो कि हम लिख रहे होंगे, तभी करेंगे ना? ऑब्वियसली बेटे, ऑब्वियसली आपने उसी सूरत में तरतीब को बदलना है, अगर तरतीब को बदलने से माना अच्छे तरीके से कन्वे हो जाता है, ठीक है? वैसे शुगल नहीं लगा के आ जाना जी। टाइम तो जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ भी सकती है, बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, बहुत माइनर। इस चक्कर में आप पढ़ ही क्यों रहे हैं कि ज्यादा केसेस में पढ़ती है, ये नहीं कर पड़ती। आपको तो मैंने सिर्फ एक चीज सिखाई है, वो ये है कि आप बाउंड नहीं है, दैट्स इट। जहां आपको जरूरत पड़ेगी चेंज करने की आप कर लेंगे, आपको किसी ने रोका नहीं है, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी चीज है। सर जब हम पैराग्राफ 2-3 दफा पढ़ते हैं तो हमें आइडिया समझ में आ जाता है। अब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उस आइडिया को एक पेज पे? मैं वो सारा कुछ अभी करवाऊंगा ना, ये दिया हुआ है आपको, अभी करते हैं। अभी तो पहले पॉइंट लिख रहे हैं, आज एक प्रेसी बना के जाएंगे 2016 की। शेड ऑफ द पैराग्राफ, क्या मतलब इस बात का? हर पैराग्राफ एक मूड में लिखा जाता है। हो सकता है पैराग्राफ उदासी वाला हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है पैराग्राफ खुशी वाला हो सकता है उसमें जोश नजर आ रहा हो सकता है मोहब्बत नजर आ रही हो सकता है मायूसी नजर आ रही हो सकता है। तो क्या ये शेड झलकना चाहिए प्रेसी में? यस, यस, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। शेड, फ्लेवर उसका। अगर पैराग्राफ जोश में है तो ये रंग नजर आना चाहिए आपकी प्रेसी के अंदर भी। जो प्रेसी पढ़े उसको पता चल जाए कि जिस बंदे ने ये लिखा हुआ बंदा जोश में था। अगर उसमें डिसअपॉइंटमेंट है तो वो नजर आनी चाहिए। क्लियर है? हम खुद से डिसअपॉइंटमेंट को जोश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज है जोश। डिसअपॉइंटमेंट अच्छी चीज नहीं है। नो, ये पॉइंट पता नहीं मैंने आगे कहां लिखा है या लिखा भी है कि नहीं। आप अपनी तरफ से कोई चीज इंजेक्ट नहीं कर सकते, ना ओपिनियन ना शेड। अगर पैराग्राफ में लिखा है कि पाकिस्तान 20 अगस्त 1947 को बना था, तो आप क्या लिखेंगे? 20 को बना है। उसने गलती की है तो उसने की है, आपका फॉल्ट नहीं है। आप सिर्फ उस पैराग्राफ के पाबंद हैं जो उसने बातें की हुई हैं। आप अपनी ओपिनियन उसके बीच में इंजेक्ट नहीं कर सकते, भले आप उसकी बात से मुत्तफिक ना हो। वो जितनी मर्जी बड़ी बोंगी मार रहा हो, मारता रहे, क्या है? आप तो सिर्फ उसकी बात को प्रिसाइज वे में बयान कर रहे हैं कि वो ये कहता है। इसका कोई गुनाह आपके सर पे नहीं है। फॉलोड के नहीं फॉलोड, समझ आ गई? ओके। शेड ऑफ द पैराग्राफ, क्लैरिटी ऑफ द मैसेज अहम चीज है। व्हाटसोएवर यू वांट टू कन्वे शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर वे। अच्छा, मैंने ये गलती बच्चों को कॉमनली करते देखा हुआ। बच्चों को पैरा समझ में नहीं आता, नतीजतन वो ऐसी प्रेसी तख्लीक करते हैं कि बदला लेते हैं एग्जामिनर से कि उसको प्रेसी समझना आए कि क्या ना क्या चाह रहा है। इससे कभी भी आप पास नहीं होंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं, भले आपको पैरा पूरा समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया है
उसको अपने इस अंदाज में बयान करना है कि राइटर को आपकी बात समझ में आ जाए। राइटर को आप, राइटर नहीं, एग्जामिनर की बात, एग्जामिनर को आप चक्कर नहीं दे सकते, ठीक है? वो कंफ्यूज करके आप उसको पास कभी भी नहीं हो सकते। आपने क्लियरली जो कुछ सोच रहे हैं उसको कन्वे करना है। अच्छा, फिर मैं क्यों कहता हूं ये कॉमन मिस्टेक है? ये आज भी जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, देखिए होता क्या है, बच्चों को मैं कहता हूं अंग्रेजी में लिखें, वो अंग्रेजी लिख के मुझे देते हैं। फिर मैं कहता हूं कि यार आप लोग ये जो मुझे अंग्रेजी में दिया है ना, इसका इन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करें। वो उर्दू में ट्रांसलेट हो ही नहीं रहे होते, क्योंकि वो उर्दू में कोई जुमला ही नहीं है। हमारी कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम लोग चूंकि पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना, हम लोगों के ऊपर इंग्लिश नाजुल नहीं होती। हमारी जुबान उर्दू है या पंजाबी है मादरी जुबान, जिसके बीच में मेरा या पश्तो है, जिस एरिया से भी हम बिलोंग करते हैं। हम जब डायरेक्टली इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट हो रही होती हैं। हम एक सेंटेंस लिख देते हैं एंड वी आर अंडर द परसेप्शन के जो हमने लिखा है वो वही मैसेज कन्वे कर रहा है जो हमारे दिमाग में है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आप कहना कुछ और चाह रहे होते हैं। आपका सेंटेंस जिस बंदे ने पढ़ा है वो उसको वैसे पिक नहीं कर रहा होता। यार जरा चेक करें वो आए कि नहीं आए। कौन? इट्स ए गुड क्वेश्चन। मैंने अपने दिमाग में किसी का पूछा है ना, इनको नहीं समझ में आया। दिस इज व्हाट वी डू व्हाइल मेकिंग प्रेसी। मेरे दिमाग में था, मेरे लिहाज से सेंटेंस मुकम्मल है कि मैं कासिम शाह साहब का पूछ रहा हूं आए कि नहीं आए, मैंने मिलना है उनसे। मेरे लिए सेंटेंस मुकम्मल है, मेरे दिमाग में वो मौजूद है, लेकिन क्या जो पढ़ रहा है उसको यही मैसेज जाएगा? दिस इज द मेन थिंग। तो आपने जब भी कोई चीज तख्लीक करनी है, प्रेसी लिखना है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कुछ नहीं पता जो पढ़ने वाला है उसको आपके हवाले से, तो आपके लफ्ज जो है वो पूरा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट क्लैरिटी इज। गोइंग बियॉन्ड द पैराग्राफ, पहले मैंने आपको बता दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड द पैराग्राफ। पैराग्राफ में अगर एक चीज मेंशन्ड नहीं है तो वो मेंशन्ड आप उसमें डाल नहीं सकते। एड्रेसिंग द वर्ड काउंट इशू, ये वैसे बात आगे चाहिए थी, ये बेहतर है मैं आगे ही करवाऊंगा। चलिए अभी बता देता हूं फिर मैं भूल ना जाऊं। देखिए होता ये है, नहीं आगे बताऊंगा, आगे बेहतर समझ में आ जाएगी। सिचुएशन व्हेन पैराग्राफ कंटेन्स ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पर्संस। अच्छा, ये कॉमन एक सीन आ जाता है। एक पैराग्राफ वो आपको दे देता है, उसमें मुख्तलिफ लोगों की राय होती है। मसलन मॉर्निंग वॉक के हवाले से पैराग्राफ है, राइटर ने एक तो अपनी ओपिनियन दी, वो लिखी पैरा वो रहा है मॉर्निंग वॉक अच्छी है, फलां है, ये है, वो है। फिर कुछ बातें उसने अपनी बीवी के हवाले से डालेंगे, मेरी बीवी ये कहती है, ये कहती है। कुछ बातें डॉक्टर के हवाले से डाल दी। तो जब आप प्रेसी बनाएंगे ना, तो इस चीज को अपने जहन में रखना है कि कौन सी बात किसकी तरफ से है। जो बातें राइटर की ओपिनियन है वो राइटर के ऊपर डालना है कि राइटर ये समझता है, उसकी बीवी ये समझती है, डॉक्टर ये समझता है। क्लियर? जितनी भी बातें हैं आपका ख्याल वो नहीं है, वो आपकी ओपिनियन नहीं है। जिसकी ओपिनियन है आपने उस तक पहुंचानी है कि मॉर्निंग वॉक के हवाले से इसकी ये ओपिनियन है, इनकी ये ओपिनियन, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू का कायल है। क्लियर जी? यहां तक आगे चल बेटे। एक पैराग्राफ में ना आपने पूछा है, एक पैराग्राफ के अंदर बाज़ औक़ात ओपिनियंस होती हैं मुख्तलिफ लोगों की। कुछ ओपिनियन राइटर की अपनी होती हैं, कुछ बीच में उसने मुख्तलिफ लोगों की दी होती हैं। जैसे पॉलिटिक्स पे आ जाए तो कुछ बातें वो नेहरू की कोट कर देते हैं, कुछ गांधी की, कुछ कायदे आज़म की, कि उनका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल था, उनका क्या ख्याल था, उनका क्या ख्याल था। फिर राइटर ने अपनी बात के बीच में लिखी होती है। अपनी बात को वो जरूरी नहीं कि यूं लिखे कि आई एम ऑफ द व्यू, वो कायदे आज़म की बात को खत्म करके अगली लाइन में बात शुरू कर देगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये बात उसकी अपनी है। तो मैं ये पॉइंट दे रहा हूं कि जब आप प्रेसी बनाएंगे बेटे, तो आपने जो बात जिसकी है उसकी तरफ मंसूब जरूर करनी है कि डेमोक्रेसी के हवाले से नेहरू के ये व्यूज थे, कायदे आज़म के ये व्यूज थे, गांधी ये समझते थे, राइटर ये समझता है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एवरी सिंगल वर्ड फॉर ए गुड प्रेसी। क्या ख्याल है आप लोगों का?
हर लफ्ज का माना समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है, ना सिर्फ ये कि जरूरी नहीं है बल्कि ऐसा होगा भी नहीं। ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि आपको तमाम लफ्जों के माने आते हो। ठीक है, एक प्रेसी लिखने के लिए आपको तमाम लफ्जों के माने आना जरूरी नहीं है, आपको तमाम सेंटेंसेस के माने आना जरूरी नहीं है, आपको मेन डायरेक्शन का पता चलना चाहिए। मेन डायरेक्शन का आज जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं 25-30 पॉइंट बताऊंगा 2 घंटे बात करूंगा। इस 2 घंटे की ओवरऑल गुफ्तगू में हो सकता है मेरे बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में ना आए, हो सकता है ना, हो सकता है मेरे बहुत सारे जुमले आपको समझ में ना आए, लेकिन स्टिल आपसे कि पूछे कि आसिम साहब आके क्या कह के गए हैं, तो आप इफेक्टिवली बयान कर सकेंगे कि नहीं। दिस इज व्हाट प्रेस इज। सारी बातें नहीं समझ में आई, लेकिन आपको यह तो पता है ना कि मैं क्या बता रहा था। मैं प्रेसी के बारे में बात कर रहा था, जनरलाइज अंदाज में आप बता सकते हैं, और यही रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और फौत होने के नजदीक होते हैं कि जी ये तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, आपने सिंपल उसकी डायरेक्शन लेनी है कि वो किस डायरेक्शन के बीच में बात कर रहा है, दैट्स इट, इट्स मोर देन एनफ। हर लफ्ज का माना कभी भी समझ में नहीं आएगा, हर जुमले का माना कभी भी समझ में नहीं आएगा। हैंडलिंग द पैराग्राफ कंप्राइजिंग ए डायलॉग। बाज़ औक़ात किसी पैराग्राफ के बीच में एक डायलॉग आ सकता है, हस्बैंड ने ये कहा, वाइफ ने ये कहा, फिर हस्बैंड ने ये कहा, वाइफ ने ये कहा, फिर ये बड़ी रेयर केसेस होती हैं लेकिन ऐसा हो सकता है, हस्बैंड ने ये कहा, वाइफ ने ये कहा। ऐसी सूरत के बीच में जो आप प्रेसी लिखेंगे वो कभी भी डायलॉग फॉर्मेट में नहीं होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज होगी और डायलॉग फॉर्मेट आप उसकी टोटल तोड़ देंगे। प्रेसी कभी भी डायलॉग नहीं होती। मसलन फर्ज करें कि हस्बैंड और बीवी के दरमियान गुफ्तो शनीद हो रही है, 10 बातें हस्बैंड ने की, 10 बीवी ने की, यानी पहले हस्बैंड फिर बीवी, फिर हस्बैंड फिर बीवी, फिर हस्बैंड फिर बीवी। मैंने बच्चों से पूछा कि जी आप इसका कैसे बनाएंगे प्रेसी, किस अंदाज में। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये कह रहे हैं कि हस्बैंड की सारी बातें बयान कर देंगे कि हस्बैंड ने ये कहा, 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 फिर वाइफ का बयान कर देंगे, उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, लेकिन इससे तो एक रब पैदा ही नहीं होगा। सेंट्रल आइडिया आप बयान करेंगे, आप डायलॉग से निकल आएंगे। उनकी जो डिस्कशन है, फर्ज करें कि वो इस बात पे है कि बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, तो कुछ चीजों पे इत्तेफाक हुआ होगा, कुछ पे नहीं हुआ होगा, ऐसा ही है ना। तो आपने ये कहना जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ने ये कहा कि मैं वट्टा उठा के मारूंगा, उसने कहा मार के देख मैं नो, जस्ट लीव इट। आप सिंपल बयान कर देंगे कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो इस डिसीजन के हवाले से इस पे मुत्तफिक हो गए, इस पे मुत्तफिक नहीं हुए। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है इसको बयान कर देते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रेसी राइटिंग। आपके सामने जब पैराग्राफ आएगा ना, जैसे ये पढ़ा हुआ, तो स्टेप 1 ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पहले 5 मिनट में इसको एक फास्ट रीडिंग देंगे। 5 मिनट में एक तेज रीडिंग देंगे पैराग्राफ को, गिन के 5 मिनट होने चाहिए। और उस 5 मिनट के बाद आपने इस पैराग्राफ का जो बेसिक मकसद है उसको निकाल लेना है। पहला स्टेप क्या है? 5 मिनट पूरा पैरा पढ़ना है, और पूरा पैरा पढ़ के क्या करना है कि पैराग्राफ लिखने वाले का बेसिक पर्पस क्या है आपने उसको निकाल लेना है, निकाल के अपने पास लिख लेना है। ठीक है जी, तो फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। इस पैरे को पढ़े, इसका बेसिक मकसद निकाल लें कि पैरा लिखने वाले ने ये पैरा क्यों लिखा, वो क्या बताना चाह रहा है, बेसिक मकसद ये है। जल्दी, हर लाइन समझ में नहीं आएगी, बेसिक मकसद सिर्फ निकालना है। डन, लिख लें फिर बेसिक मैसेज। पैरा लिखने वाले ने पैरा क्यों लिखा, तो एक तरह से टाइटल हम बता रहे हैं, एक तरह से टाइटल समझ लें, लेकिन जो असल टाइटल है वो आप प्रेसी बनाने के बाद में लिखते होते हैं
यहां पे सिर्फ आप इसकी डायरेक्शन लेते हैं कि वो पैरा क्यों लिख रहा है, वो कोई और काम भी तो कर सकता था, इसी टाइम पे चाय पी लेता, पैरा लिखने क्यों बैठ गया। सबका हो गया, ओके स्टॉप स्टॉप। बेटे क्यों लिखा पैरा उसने, हाँ नहीं पता चला क्यों लिखा उसने पैरा। एक सफरनामा टाइप या उसने कहानी बताई है कि वो ओके बेटा आप बताओ क्यों लिखा उसने पैरा। सर वो आइडिया देना चाह रहा है कि जो शिरोकीज हैं वो जी उसने क्यों लिखा पैरा, क्या मैसेज दे रहा है। क्योंकि वो जगह के एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। बेसिक मैसेज क्या है उसका, अगर किसी को बताना पैरा व्हाट द पैरा इज ऑल अबाउट तो क्या है ये। एनवायरनमेंट से इंप्रेस होते जी बेटे आप बताएं। आम टूरिस्ट प्लेस के अलावा एक नई जगह पे जाना। जी नहीं आपने पहले बताया था, इस लाइन में आपने नहीं बताया था, आप बता दें बेटे, आप बताएं। सर वो बता रहे हैं कि जो चरोकी का एरिया है वो बहुत ज्यादा टूरिस्ट जी जी सर वो टूरिज्म के बारे में बताना चाह रहा है और बता रहा है कि इकोनॉमी किस तरह टूरिज्म किसी कंट्री की इकोनॉमी पे जी वेकेशन टूर के बारे में। जी एक्सोटिक और एक्साइटिंग, मतलब कोई ऐसा टूर जो कि एक्सोटिक हो के अच्छी जगह जहाँ से पहले कभी ना गई, एक्साइटिंग मतलब एक्साइटिंग लोकेशन ऐड ऑफ एक्साइटिंग लोकेशन, कोई नई जगह का टूर उसने किया उसके बारे में हाँ उसकी स्ट्रगल कहानी है उसकी, सिंपल एज इट इज, सिंपल उसकी कहानी है भाई, उसकी लाइफस्टाइल की। वो उसको कोई मैशत से लेना देना नहीं है, उसका दाएं बाएं से, उसने सिर्फ कहानी सुनाई है कि जी मैं छुट्टियों पे जाना था तो फिर मैं उस जगह पे गया, उस जगह पे क्या क्या कुछ हुआ, फिर मैं वापस आ गया। तो पूरा के पूरा ये एक सफरनामा है एक तरह से उसका, ऐसा ही है ना चेरोकी का। और उसके अंदर जो जगह है वो कौन सी है, कोला बाउंड्री, एज सिंपल एज इट इज। तो सबको कम से कम ये जरूर पता चल गया कि ये किसी जगह के सफर की कहानी है, दैट्स इट। तो यही बात आपने अपने पास साइड पे लिख के रख ली कि ये एक स्टोरी है सफर की, कि उस सफर के दौरान क्या क्या कुछ हुआ। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, कोई इसमें समाजी गुफ्तगू नहीं है, कोई हेल्थ के रिलेटेड गुफ्तगू नहीं है, कहानी है सफर की। पूरा इसका मकसद ये है कि मैं कहानी बताऊं कि कैसे, ऐसा ही है जी। तो पहला स्टेप ये है कि जब आपके सामने पेपर आएगा जैसे कि अभी था, तो आपने पैराग्राफ पढ़ा और उसकी बेसिक डायरेक्शन को अपने पास लिख के, स्टेप 2 ये होगा कि आपने इसको टुकड़ों में पढ़ना अब शुरू कर देना है। मैं भी टुकड़ों में बाद में पढ़वाऊंगा, लेकिन स्टेप 2 लिख लें कि आप टुकड़ों में इसको पढ़ते हैं। अच्छा टुकड़ों से क्या मुराद है, देखें मेरे अब मुझे सुने और सुने से मुराद देख के सुने, लिखना छोड़ दें। मैं अपने दोस्त के बारे में आपको बताता हूं। सलीम दोस्त है मेरा, ठीक है। बेसिकली हम 5 दोस्त थे, बचपन से साथ साथ रहे, मैट्रिक इकट्ठी की, ग्रेजुएशन इकट्ठा किया, मास्टर्स इकट्ठा किया। सलीम इज वन ऑफ देम। अच्छा सलीम जो है बिलोंग करता है एक बड़ी हम्बल सी फैमिली से, रिलीजियस फैमिली है उसकी। लाहौर के बेसिकली रहने वाले लोग हैं, 4 बहन भाई हैं और तमाम के तमाम जो है वो मेहनत करने वाले लोग हैं। सलीम आला तालीम के लिए बाहर चला गया, बाहर जाके भी उसने मेहनत की लगन को उसने नहीं छोड़ा। उसने फैसला किया कि वो एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाएगा। उसने बाहर से एक्टिंग की डिग्री हासिल की, फिल्म प्रोडक्शन की, और उसके बाद में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके उसने इब्तिदा की अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की। उसने पहले टूरिस्ट स्पॉट्स की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और उसके बाद उसने जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। फिर उसने फेमस पर्सनैलिटीज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो है उसको बनाना शुरू कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद के ऊपर उसको पिक कर लिया एक बड़े मीडिया हाउस ने, उसने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया और यूं तरक्की करता करता है एक बहुत बड़ा नाम मीडिया की दुनिया का बन गया। ये कहानी मैंने आपको सुना दी। अगर इसके अंदर अगर आप गौर करें ना तो बातें चेंज हुई हैं। मसलन बातें, पहली बात थी मेरे बचपन के दोस्तों के हवाले से कि मेरे बचपन के दोस्त क्या थे। एक बात उस हवाले से मैंने 3-4 सेंटेंस बोले हैं। अगली बात के ऊपर मैं आया कि सलीम और उसकी फैमिली क्या है, वो उस हवाले से 2-4-5 बातें हुई हैं, ऐसे ही है। अगली बात सलीम की पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रगल है उस हवाले से बात हुई। अगली बात सलीम जब बाहर गया उस हवाले से जो जो कुछ उसने किया उस हवाले से बात हुई।
अगली बात, सलीम जब यहां पे आया उसने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू की उस हवाले से बात की, उसके बाद सलीम को जो पिक कर लिया गया फॉर मीडिया हाउस उस हवाले से बातें हुई। ऐसा ही है, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया 6 बातें हुई हैं, 6 गिन की, यानी कि 3-4 सेंटेंसेस के बाद एक नई बात आ गई, फिर 3-4 सेंटेंसेस के बाद एक नई बात आ गई। ऐसे ही है ना यार, हर पैराग्राफ जो भी होता है वो ऐसे ही होता है, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातों का मजमूआ होता है। आप अगर रूटीन में देखें कि आप 2 दोस्त अगर बैठे हुए बात करने के लिए, तो ऐसे ही होता है, कुछ बातें हेल्थ पे करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी की बुराइयां शुरू कर देते हैं, फिर आ जाते हैं एग्जामिनेशन के हवाले से 2-4 बातें करते हैं, फिर फ्यूचर के हवाले से करते हैं, फिर कहते हैं पैसे खत्म हो गए हैं, फिर कहते हैं समोसे कौन खिलाएगा। ऐसे चलता है हमारी हर गुफ्तगू, हर स्पीच, हर डिस्कशन, हर पैरा छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। हमने क्या करना है जब हम प्रेसी बना रहे हैं, हर बात जहां बदलती है ना वहां तक हमने पढ़ना होता है बदलने से पहले पहले, और उसको समराइज कर देना होता है। समझ आई? ये हमारे बातों के टुकड़े हैं कि एक लाइन पढ़ लें, 2, 3, 4, जहां से बात बदल गई है वहां तक आप पढ़ें और समराइज कर दें, फिर जो बदला हुआ पार्ट है उसको पढ़ें, समराइज करके निकालने के यहां तक वो ये कहना चाह रहा है, फिर अगली बात पढ़ें और कहें कि यहां तक वो ये कहना चाह रहा है। यही काम आपने इन पैराग्राफ के साथ करना होता है। आप टुकड़ों के अंदर इनको पढ़ते हैं और पढ़ के मैसेज निकालते हैं कि इतनी लाइनों में उसका मैसेज ये है, इतनी लाइनों में उसका मैसेज ये है। क्लियर जी? कितने स्टेप हो गए? वो जो मैसेज है ना, वो मैसेज निकाल के आप अपने पास नोट करते जाते हैं, वो आपके दरअसल पॉइंट्स हैं, दे आर पॉइंट्स। पहला स्टेप ये था कि आपने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ का बेसिक पैगाम समझा। आपका दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने पार्ट्स में पढ़ा और आपने उसके पॉइंट्स निकाल के अपने पास रख ली। इसको कहते हैं पॉइंट्स निकालना। आपने पॉइंट्स लिख लिए, दूसरा पार्ट ये है, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने पैरे को साइड पे कर देना है। पॉइंट्स की मदद से आपने पहले एक रफ ड्राफ्ट क्रिएट करना है प्रेसी का, और उसके बाद में दूसरा और फाइनल और नीट रफ ड्राफ्ट जो है वो क्रिएट कर देना। यूं मैक्सिमम 4 स्टेप्स में, जो बच्चे शुरू में नए नए होते हैं उनकी 4 स्टेप्स के अंदर प्रेसी लिखी जाती है। स्टेप्स दोबारा दोहराएं मेरे साथ। पहला स्टेप क्या? तेज रीडिंग पैराग्राफ की और पैराग्राफ की डायरेक्शन समझना। दूसरा स्टेप क्या? पार्ट्स में डिवाइड करना और उसके मेन पॉइंट निकालना कि इसमें मेन पॉइंट ये हैं। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा स्टेप क्या? उन पॉइंट्स की मदद से ड्राफ्ट 1 क्रिएट करना। और चौथा पॉइंट क्या? उसकी मदद से फाइनल ड्राफ्ट क्रिएट करना। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपका एक स्टेप खत्म हो जाएगा। वो कौन सा है? हाँ, आपको 2 ड्राफ्ट की जरूरत नहीं रहेगी। आप पैरा पढ़ेंगे, पॉइंट निकालेंगे और उन्हीं पॉइंट्स की मदद से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक पॉइंट छुड़वाया था दरमियान में करके, मैंने कहा था मैं आगे बात करूंगा, वो नॉर्मली यूं होता है कि जब आप पॉइंट्स की मदद से पहला पैरा बनाते हैं ना, तो आपसे वर्ड काउंट लिमिट काबू में नहीं आ रही होती। नॉर्मली ये ज्यादा ही जाती है। आपने अगर 150 लफ्जों का बनानी हो प्रेसी, तो जो पहला ड्राफ्ट बनता है वो बनता है कोई 190, 95 या 200 लफ्जों का। तो फिर दूसरे ड्राफ्ट में क्या टास्क है आपका? क्या आपने उसको छोटा करके 150 पे लेके आना है? समराइज करने के क्या तरीके हैं? वो 3 तरीके हैं जो मैंने पहले लिखे थे, वो मैं लिखवा देता हूं। मैंने कहा था कि यहां आपको समझ आएगी। जब आपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रेसी का एक पैरा, एक प्रेसी बन चुकी है, एक ड्राफ्ट बन चुका है, फाइनल ड्राफ्ट अब आप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे अब आप उसको समराइज कर सकते हैं? उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रीफ्रेज का। रीफ्रेज से मुराद यह है कि आप अपने सेंटेंसेस को दोबारा क्रिएट करें। जो पहले आपने लेंथी सेंटेंसेस लिखे हैं उनको कोशिश करें कि शॉर्ट लफ्जों में वही मैसेज जो है वो करें। दिस इज रीफ्रेजिंग। ये एक तरीका है। दूसरा तरीकाकार होता है मर्जर का। मर्जर ये है कि आपके पहले मर्ज करना,
कि आपके पहले ड्राफ्ट में फर्ज करें 10 सेंटेंसेस हैं, तो उन 10 में से किसी 1 2 3 को आपस में जोड़ दें, क्लब कर दें, वो ऑटोमेटिकली उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और तीसरा होता है स्लफ ऑफ, काट देना। काट देना, आप देखें कि आपके ड्राफ्ट में कोई बात रिपीट तो नहीं हो रही, या कोई बात अननेसेसरी तो नहीं जिसको आप छोड़ सकते हो, या अगर अननेसेसरी नहीं भी है तब भी वर्ड काउंट काबू नहीं आ रहा तो किसी अहम बात को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन जो नहीं रहेगी। स्लफ ऑफ मीन काट के आपने फेंक दिया, कट करके साइड पे कर दिया कि ले जाना जरूरी तो था लेकिन कश्ती पे बोझ है, नहीं ले जा सकते तो आप साइड पे रह जो, हम जा रहे हैं। क्लियर? ये 3 वेज हैं जिनके जरिए आपकी ऑटोमेटिकली जो ड्राफ्ट है वो पूरा हो जाएगा। आगे चलें, अब देख लेते हैं मैंने इसमें क्या लिखा। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड सेंसिंग द ओवरऑल डायरेक्शन, ऐसा ही है पहला स्टेप। दूसरा है सेकंड रीडिंग ऑफ द पैरा एंड नोटिंग डाउन द मैसेज, जो टुकड़ों में हमने काटा था। थर्ड रीडिंग ऑफ द अनक्लियर या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पिकिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द नोट्स, फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट। ये जो दरमियान में 2 पॉइंट है ना, ये यूं ही है कि अगर आपको पॉइंट निकालते हुए प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने पॉइंट कैसे निकालने हैं। मसलन होता यह है, ये बात मैं समझा देता हूं कि मैंने क्या लिखी हुई है। आप पैरा बैठ गए हैं टुकड़ों में इसको काटने के लिए कि जी आपने पहली रीडिंग कर चुके हैं, अब आपने पॉइंट निकालने हैं। पहला पॉइंट बड़े आराम से निकल आया, दूसरा नहीं निकल रहा, तो ये पॉइंट ये कहता है कि यार दूसरे पॉइंट के साथ कुश्ती ज्यादा ना करें। पहला पॉइंट निकल आया है, उसको नोट कर लें। दूसरे पॉइंट पे आपने ट्राई मारी, नहीं निकला, जगह खाली छोड़ दें। तीसरा पॉइंट निकाल लें, चौथा निकाल लें, पांचवा नहीं निकला, छोड़ दें, छठा निकाल लें। उसके बाद दोबारा वापस जाएं और जो 2 पॉइंट रह गए थे अब उनके ऊपर जरा दोबारा गौर कर लें। ये पॉइंट ये है, बजाय इसके कि आप पॉइंट नंबर 2 के ऊपर ही टाइम जाया कर दें सारा और आपका वो पॉइंट ही ना निकल रहा हो कि यार ये क्या हो गया, छोड़ दें, कोई बात नहीं, आगे चले जाएं और आगे चले जाएं। फिर वापस आएं और देखें कि उसमें से क्या आप निकाल सकते हैं। निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, खैर है। क्लियर जी? आगे चलते हैं। लर्निंग दी प्रेसी राइटिंग स्किल, 3 चीजें हैं, 3 हुनर हैं जो आपको आने चाहिए प्रेसी लिखने के लिए। पहला हुनर अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ समझ में आए, आपको मैसेज पता हो कि वो क्या चाह रहा है। यानी ये 3 चीजें हैं जो आपने डेवलप करनी है। पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने का फन किस तरह आ सकता है कि आप अपनी रीडिंग को बढ़ाएं। दूसरा, आपको आर्ट चाहिए पिकिंग द मेन पॉइंट्स, कि आपको मेन पॉइंट निकालने आते हों, ठीक है। और तीसरा, आर्ट चाहिए उन मेन पॉइंट्स की मदद से ड्राफ्ट क्रिएट करना। अच्छा, अब जो असल बात करने लगा वो आगे है जो मैं अभी करने लगा हूं। कितने तरह के आर्ट चाहिए आपको? पैराग्राफ समझना एक आर्ट है, समझ के पॉइंट निकालना, निकले हुए पॉइंटों से प्रेसी बनाना, ये तीनों आर्ट अलग-अलग। कुछ बच्चों को पहले में प्रॉब्लम होगी ज्यादा, कुछ को दूसरे में होगी, कुछ को तीसरे में होगी। ये मेरे साथ प्रॉब्लम था। मैंने जब सीएसएस की जर्नी के ऊपर मैं गया तो मैंने क्या किया कि लिखा करता था रोज की एक प्रेसी। अब 30 दिन में 30 प्रेसियां हो गई, कोई आगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं पैरा मुझे समझ नहीं था आया करता। अब पैरा समझ नहीं था आता, पैरे से मैंने लड़ना झगड़ना, वो जो पैरा समझने के लिए जो 15 मिनट चाहिए मेरे 20-25 पे चले जाने। तो 30 दिन में 30 प्रेसियां मैं बना सका, ग्रोथ मेरी रुक गई, नहीं हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब मैं पैरा समझ जाऊं फिर मैं आगे पॉइंट भी निकाल लेता हूं और प्रेसी भी लिख लेता हूं। तो मेरा जो असल प्रॉब्लम था वो क्या था? पहले 30 दिन मैंने एक असूल पे फॉलो किया, एक असूल पे काम किया, और वो असूल ये था कि जितना टाइम होता था मैं प्रेसी मुकम्मल बनाया करता था। पैरा समझो, पॉइंट निकालो और प्रेसी बनाओ। फिर मुझे खुद ने ये बताया कि यार मैं अपने कमजोर हिस्से पे काम क्यों ना करूं, बजाय इसके कि मैं 30 दिन में 30 पैरे समझूं और 30 प्रेसियां बनाऊं। तो मेरा कमजोर पार्ट तो है अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जो 1 घंटा प्रेसी बनाने के लिए रखता था, मैंने उस 1 घंटे में 3 पैरे पढ़ने शुरू कर दी। मैं प्रेसी नहीं था बनाया करता, सिर्फ पैरे पढ़ता था कि मुझे समझ आ जाए। जैसे समझ आती थी मैं कहता था लो बन गई, हो गया काम। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो 30 पैरे मैंने पिछले 30 दिनों में पढ़े थे
वो 30 पैरे मैंने अगले 10 दिन में पढ़ना शुरू कर दिए, 10-12 दिन के अंदर मैं पढ़ गया। आप बात को समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आपने अपना वीक एरिया जरूर ढूंढना है कि आप कहां कमजोर हैं। जहां कमजोर है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस लें और आप ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। आगे हम चलते हैं इस पैराग्राफ की तरफ। इस पे लगाएं यार, ये दूसरी एक चीज और भी है। अभी हम इसकी प्रेसी बनाएंगे कि देखेंगे इसकी प्रेसी कैसे बनती है। 2016, हाँ यही है। सिंपल यूं करें कि आप पहली ये जो मैंने कलर चेंज किए हुए हैं, जहां जहां से बात चेंज हो रही है ना, मैंने कलर चेंज किए हैं। अब आप अपने इसके ऊपर मार्क कर लें, निशानी लगा लें। पहले 2.5वीं लाइन पे आए, ये मुझे दे दें जरा। हाँ, बल्कि मैं इधर आ जाता हूं, ठहरें, मैं इधर आता हूं। पहली जो 2.5 लाइनें हैं उस पे आके देखें। नहीं, इधर से बेहतर है यार। ये जो क्राउड है, टूअर क्राउड नजर आ रहा है, यहां पे निशान लगा लें। यहां तक एक बात है, पहला पॉइंट यहां तक है, इसको ब्रैकेट का निशान लगा लें या कुछ बॉक्स बना लें, आपका पहला पॉइंट यहां तक निकलेगा। क्लियर? अगला पूरा सेंटेंस पढ़ें और इमीडिएटली तक, यानी 1 या 1.5 लाइन है, ये आपका दूसरा पॉइंट यहां से निकलना है। क्लियर जी? बेटा क्लियर है? आपको नहीं क्लियर? नहीं, आप उधर से ढूंढ रही हो, आप उधर ढूंढो। दूसरा पॉइंट आपकी अगली 1.5 लाइन में ना, इमीडिएटली का वर्ड देखिए ना कहां तक है। हाँ, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 लाइनें मजीद पढ़ें। चेरोकी पास्ट टू द टूरिस्ट्स, यहां तक आएगा। चेरोकी पास्ट टू द टूरिस्ट आ गया जी। तीसरा पॉइंट आपका हो गया। आगे आप 3 लाइनें मजीद पढ़ें, नियर द शॉप्स तक जाएं। चौथा पॉइंट आइए, नियर द शॉप्स हो गया। बेटा इसको ऊपर करो। अगला पॉइंट 3 लाइनें मजीद पढ़ें, कॉफी शॉप तक जाएं। कॉफी शॉप हो गया, ओके। अगला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें मजीद पढ़ें, ग्रेट रिटर्न्स तक। फेच देम ग्रेट रिटर्न्स, यहां तक आए। हो गया जी। अगला पॉइंट 3 लाइनों में है, 2.5 लाइनें बनती हैं, आर डिस्प्लेड तक। आर डिस्प्लेड, ठीक है जी, हो गया। और जो बाद में 1 लाइन रह गई वो आपका आखिरी पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट निकलेंगे? 8। अब ये 8 ये उतार के मुझे दे दें, यहां पे रख दें। हाँ, अब ये 8 पॉइंट्स के ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रेसी ने बन जाना है। क्लियर? यहां तक हम कन्विंस्ड हैं? अब जरा पढ़े ना, पहला पॉइंट पढ़े, निकाले उसमें से पॉइंट क्या निकलेगा। पहला पॉइंट जो जिसका निकला है वो हैंड रेज करे। गुड, वेरी गुड। उर्दू में भी निकाल सकते हैं, इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं। जो बेसिक मैसेज है जी बेटे, आप बेटे सुना दें, सारे बच्चे अब सुने। आप आपका क्या नाम है? हाँ, शाहान। नहीं, आपने पूरा लिखना है, सेंटेंस पूरा लिखना है। ये इनकम्प्लीट है, पूरा जुमला लिखें। नो, मेन पॉइंट पूरे सेंटेंस में लिखें। इट शुड बी कंप्लीट सेंटेंस। रिफ्रेश करें, दोबारा बनाएं बेटे, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएं। मुकम्मल बामाना जुमला होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट सेंटेंस विद कंप्लीट मीनिंग। जी बेटे बताएं। लंबा हो गया है लेकिन बात कोई अच्छी है, वैसे ऐसी ही कुछ कहानी है। हाँ जी, द राइटर, हम द राइटर से शुरू करेंगे। ठीक है कि राइटर क्या चाह रहा था? जाना किस जगह पर? लेस क्राउडेड जगह पर, लेकिन किसी बोरिंग जगह पर? नो, वो बात खत्म। तो मैंने जो पॉइंट निकाला है वो ये होगा, अगर मैं उर्दू में बताऊं कि राइटर छुट्टियों के लिए जाना चाहता था किसी एक्साइटिंग लेकिन लेस क्राउडेड जगह पर। लिखे पॉइंट। द राइटर वांटेड टू विजिट, द राइटर वांटेड टू विजिट some exciting yet
अनक्राउडेड प्लेस। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है ना? बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मेरे और आपकी बात में होगा ही, लेकिन बेसिक मैसेज हमने पिक करना है कि ये बात दरअसल वो कहना इसमें ये चाह रहा है कि राइटर किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता था। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 निकालें जल्दी। आप 2016 की सीएसएस की अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टाइम। पॉइंट 2 जी, जो निकाले हाथ खड़ा कर दे। ओके, आप लोग तो तेज हो माशाल्लाह। हाँ जी, इधर से पूछूं, किससे पूछूं? जी फातिमा। वेरी गुड, ठीक है जी। आप गुड़िया, आपका क्या नाम है? हाँ, सदफ? नहीं, आपका भी सदफ ही है? हाँ, फिजा बताएं। ओके जी बेटे। आपका दूसरा पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट आप आगे चली गई हैं, पिछला पॉइंट पढ़ना था जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है? उसामा। बिल्कुल ठीक है जी, मैंने भी यही पॉइंट निकाला है कि उसके दोस्त ने प्रपोज किया चेरोकी जाने का, और वो क्या हो गया? खुश हो गया, हंसी खुशी खुशी में उसने एग्री कर लिया। ओके, दूसरा पॉइंट लिखें, ही हैप्पीली एग्रीड with his friend's suggestion of visiting Cherokee। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे अहम नहीं लगा, आप कर सकते हैं। He happily agreed with his friend's suggestion of visiting। नहीं, जॉन कौन है? तो फ्रेंड है, असल चीज फ्रेंड है, जॉन नहीं है। अगर आपने नाम देना तो साथ फ्रेंड जरूर लिखें, वरना हाँ। चेरोकी जाने पे राजी हो गया, मेंशन कर दें, कोई गलत नहीं है बेटे। बेसिक मैसेज देना है। बेसिक मैसेज मेरा और आपका थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। मैंने ये निकाला कि दोस्त ने कहा इधर चलें, वो खुशी खुशी राजी हो गया, चेरोकी जाने में बात खत्म। आपने अगर लिखने कोला बाउंड्री तो लिख दें कि वहां भी चला गया। क्लियर है जी? तीसरा पॉइंट निकालें, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मसलन देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूं कि जी मेरे दोस्त ने मोटरवे लिया और इस्लामाबाद चला गया, ठीक है। आपने ये मैसेज आगे किसी को बताना है तो आप कई तरीकों से बता सकते हैं। आप ये कहेंगे कि सर का एक दोस्त था, उसने इस्लामाबाद जाना था तो मोटरवे ज्वाइन कर ली। आपके मेरे अल्फाज फर्क हैं लेकिन मैसेज, दिस इज इट। तीसरा पॉइंट निकालें, अगर किसी लफ्ज का मीनिंग समझ में ना आए तो गूगल यूज कर लें। डन जी? क्या निकला पॉइंट सर? ओके, आप सर? They took a flight and went to Cherokee where he visited। आपने लिखा नहीं जुमला? No, sir, लिखना चाहिए, जुबानी क्यों सुना रहे हैं? पूरा सेंटेंस तो लिखते। जी बेटे आप बताएं, क्या लिखा? आप इनको हलाएं जरा, क्या लिखा? लिख रहे हैं आप जी इधर। बेटा आप बताओ क्या लिखा? लिख रही हैं, ओके। हाँ, He tells that Kola Bombay was surrounded with mountains and had a tribal lifestyle that represented Cherokee। वो वहां पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो उनको पहुंचाए ना जी। फातिमा क्या लिखा? आप बताएं, आपका क्या नाम है? आमना क्या लिखा? ही या दे, उन्होंने दोनों ने देखा होगा, दोस्त भी साथ ही था। अच्छा ओके, यस जी सर। They visit to Cherokee and the village of the Kola Boundary tries to present the brief image of Cherokee past। डन जी। जी, They visited Kola Boundary, which signifies Cherokee's past of 18th century through tribal crafts and यही बात है जी। मैंने भी यही पॉइंट निकाला
कि वो चेरोकी के कौन से इलाके में गए? जो कॉला बाउंड्री है वो क्या कोई जदीद शहर था या कोई प्रिमिटिव स्टाइल का था? बस यही पॉइंट निकाली। खूबसूरत भी था भाई, यही 2-3 उसके पॉइंट यही है कि वो कॉला बाउंड्री पहुंचे जो चेरोकी के बीच में टाउन था, खूबसूरत था और चेरोकी के पास जो है उसके बीच में से झलक रहा था। लिखे फिर, दे रीच्ड चेरोकी and visited the beautiful mountainous town Kuala Boundary. They reached Cherokee and visited the beautiful mountainous town Kuala Boundary, which presented a view of the primitive lifestyle of Cherokee. पॉइंट निकाल लें, इतना ही पुत्र। They reached Cherokee and visited the beautiful mountainous town Kuala Boundary, which presented a view of the primitive lifestyle of Cherokee. ये हमने जिस पार्ट में से निकाला है वो कितनी सेंटेंसेस पे था, जरा देखिए ना, वो पार्ट भी लंबा होना है। जहां से आपने पॉइंट निकाला है तो वो ज़ाहिर अच्छा खासा बड़ा वो भी होगा, तो उसमें से जो पॉइंट निकलेगा 1/3 तक वो भी तो जाएगा ना। ठीक है जी, चौथा पॉइंट निकालें जल्दी। डन जी? अच्छा ओके, बस अब रुक जाएं, अब रुक जाएं। अब देखिए आप लोगों ने आने में 20 मिनट लगाए हैं लेट, लेकिन जाहिर है मेरा ख्याल है कि आप लोगों के जाने का मसला है बच्चियों का बिलखसूस, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि 7:30 तक हमने क्लास खत्म करनी। मेरा इरादा था वरना इसको आगे ले जाने का, 20 मिनट लेट शुरू हुई है तो मैंने 20 मिनट आगे ही ले जाना था, लेकिन चूंकि ये भी एक मजबूरी है तो इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स अब इसके बता देता हूं। इस पार्ट के अंदर अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर सिंपल ये कहानी बता रहा है कि वो कह रहा है कि वो सुवेनियर शॉप्स पर गए जहां पे क्या मिल रहा था? ट्रेडिशनल आइटम्स। तो उसका पॉइंट लिख लें, दे विजिटेड सुवेनियर शॉप्स they visited souvenir shops where traditional items were being sold. कोई ये अहम नहीं है, मेरे लिए ये अहम नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैरा लैंग्वेज बैरियर के हवाले से है ही नहीं। ये कहानी है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अच्छा, लेकिन अगर आप दे भी दें कि उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैरे के अंदर से आपने पॉइंट निकाला है ना जी बेटे। हो सकता है, ठीक है, कि डिस्पाइट लैंग्वेज बैरियर वो सुवेनियर शॉप्स पे जाते रहे जहां पे ये चीजें मिल रही थी। दे हैड सम लैंग्वेज बैरियर्स, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घूमने में प्रॉब्लम नहीं आया। मेन फोकस एक्चुअली उसका लैंग्वेज बैरियर पे नहीं है, वो ये है कि शॉप्स थी उसमें ये चीजें मिल रही थी। ऐसा ही है जी। अगला पॉइंट पढ़ें जी जल्दी से, पॉइंट नंबर 6 है कि 5 है? 5 पढ़ लें। नहीं, हाँ, पॉइंट नंबर 5। आप जल्दी से इसका मैसेज समझेंगे फिर मैं लिखवाता हूं। आपने बस उर्दू में समझना है कि इन बातों में है क्या। और जैसे जिसको समझ में आ जाए वो हैंड रेज कर ले। ओके डन जी। अगले का पॉइंट जो मैंने इसमें से निकाला वो ये है कि वो एक शॉपकीपर को मिले जिसका नाम क्या था? एमिएबल पर्सनालिटी, खुश मिजाज आदमी था। उसने गपशप भी लगाई और खाने पे लिख लें। एट वन शॉप दे मेट जॉर्ज कॉमा एन एमिएबल शॉपकीपर अगेन कॉमा at one shop they met George, an amiable shopkeeper
who welcomed them in fluent English and hosted them a lunch. ठीक है जी, क्लियर जी। अगला पॉइंट पढ़ें। अगले में क्या कहानी है? बस मैक्सिमम विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह हम खत्म कर रहे हैं। जी आमना। हाँ, और वे ऑफ अर्निंग बिल्कुल ठीक है। क्या है वे ऑफ अर्निंग? टूरिज्म बिल्कुल ठीक है। जो टूरिस्ट का सीजन है उसमें वो ट्रेड करते हैं, और ऑफ सीजन में क्या करते हैं? बिंगो वीकेंड। बिंगो वीकेंड क्या है कि किसी हॉल में कोई गेम मुनक्कद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लिखें जी, जॉर्ज इन्फॉर्म्ड देम that Cherokees carried out trade in the tourist season George informed them that Cherokees carried out trade in the tourist season and adopted other earning means including bingo weekends during other times. यही कहानी है। George informed them that Cherokees carried out trade in the tourist season and adopted other earning means including bingo weekends during other times. क्लियर जी? अगला पॉइंट निकालें जल्दी से, एंड में लेते हैं। अच्छा, अगर कभी हमें ऐसा टाइम कंस्ट्रेंट हो ना बेटे, तो अगर मुझे शुरू में बता दिया जाए तो मेरे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अभी अगरचे कि मेरा इम्तिहान था, बट आई हैव मैनेज्ड इट। ये बस 1-2 पॉइंट खत्म हो गए, क्योंकि जब तक पूरे बच्चों को मैसेज कन्वे ना हो जाए, समझ ना आए, मुझे लगता है मैं अधूरा काम कर गया हूं। अगला पॉइंट क्या है? वो म्यूजियम में गए। म्यूजियम में क्या था? उनके जो माजी की चीजें थी वो थी ट्रेडिशनल आइटम्स। लिख लें, फाइनली दे विजिटेड ए म्यूजियम। फाइनली दे विजिटेड ए म्यूजियम showcasing the traditional art of Cherokee. ठीक है जी, अब आखिरी पॉइंट निकाल लें जी, उसका मैसेज क्या है? वापस आया, बड़ा उसको मजा आया, और उसने कहा कि आइंदा। द राइटर एंजॉयड द ट्रिप ए लॉट। द राइटर एंजॉयड द ट्रिप ए लॉट and decided to visit another such place next time. The writer enjoyed the trip a lot and decided to visit another such place. Done जी? ये अब आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? लाउडली बेटे, लाउडली। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में बात है जॉर्ज के बारे में, फिर इसको हमने इंक्लूड नहीं किया। वो बात क्या है? Sometimes I have to work from morning हाँ। to sunset during the tour season. ये जॉर्ज की अपनी कहानी थी, उसकी जरूरत नहीं है। आपने जब भाई आपने 1/3 पे लाना है तो कुछ ना कुछ तो बातें काटेंगे ना। हमने राइटर की कहानी पकड़ी है, जॉर्ज क्या करता था, जाए जो मर्जी करता था। आइडिया डिफरेंट है। आइडिया डिफरेंट है,
ये 1/3 हो जाएगा हमने भी क्रिएट। अच्छा, अब इनका सवाल ये है कि क्या ये 1/3 हो जाएगा? अब सुन लें, मेरा आखिरी गुफ्तगू सुन लें बेटे। 2 स्टेप्स हमने कर लिए। पहला स्टेप क्या किया? रीडिंग पैराग्राफ 5 पैरा पढ़ा, पॉइंट निकाल लिए। अब तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा पार्ट ये है कि इन पॉइंट्स की मदद से हमने क्या बनाना है? पैराग्राफ। लेकिन आपको सिंपल एक मजे की बात बताऊं, चूंकि जाहिर है कि मैं टीचर हूं, तो ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप इनको सिंपल जोड़ के लिख दें तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है, और ये वर्ड काउंट में भी पूरा होगा। इसका वर्ड काउंट गिन लीजिएगा, ठीक है? आपको कुछ इसमें कमी ज्यादती कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये अप्रोक्सीमेटली उतना ही है, ये उतना ही बना हुआ है। तो दिस इज द वे ए प्रेस इज रिटन। इस तरीके से लिखी जाती है। पॉइंट निकल आए, उसके बाद उन पॉइंट्स को आपने पढ़ना है, जोड़ना है, पहला पैरा बन जाएगा, पहला ड्राफ्ट। फिर उसको आपने काम और ज्यादा करना है और दूसरा फाइनल ड्राफ्ट बना देना। शाहान, इसका टाइटल रह गया? क्या टाइटल होगा जी? विजिट टू चेरोकी। चेरोकी, ठीक है जी। राइटर्स विजिट टू चेरोकी या कोला बाउंड्री, जो मर्जी इसको कह दें। जी बेटे। नॉर्मली कम नहीं होती, पहली बात। अगर कम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने पैरे में से कुछ चीजें ज्यादा काट दी हैं। कोई एक आधा पॉइंट दोबारा डाल दें। वो तो करना बहुत आसान है ना, मुश्किल यही होता है कि ज्यादा से छोटा कैसे करें। छोटे की तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। जी बेटे। नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए। आपने आर्ट सीखना है, और बिलीव मी, जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है, सिर्फ आप प्रैक्टिस लें, मतलब दुनिया के हर पैरे को आप इसी तरीके से इसको प्रिसाइज में बयान कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आपकी देखें, ये हालांकि आप सीएसएस के बाकायदा एस्पायरेंट्स अभी नहीं है, लेकिन 2016 की सीएसएस की प्रेसी को आपने पैराग्राफ की आपने प्रेसी बना ली, और ऑलमोस्ट आप ही ने बनाई है। जी हाँ, तो फिर हम नहीं बदलेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जरूरी करना है, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको इजाजत है कि रिदम और कोहेरेंस बढ़ाने के लिए अगर जरूरी समझें तो कुछ बात ऊपर से पकड़ लें, कुछ नीचे से उठा लें। टाइटल लिखा जाता है TITLE, टाइटल कोलन आगे टाइटल लिखते हैं। हाँ, स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं। टाइटल मैक्सिमम कितने वर्ड्स का? फ्रेज होनी चाहिए, क्लॉज नहीं होनी चाहिए। जितना छोटा होगा उतना बेहतर है। तो और जी, एक वर्ड का नहीं, खाली चेरोकी लिख दें ना। खाली चेरोकी लिख देंगे तो मैसेज कन्वे नहीं होगा। एक वर्ड का नहीं हो सकता। बेटे लाउडली रुक जाएं। ये सवाल सुन लें, ताकि जो जवाब इनको मिल रहे हैं इससे आपकी भी लर्निंग हो ना। जो प्रेसी की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, तो हम जो राइटर की लैंग्वेज है वो भी यूज कर सकते हैं। राइटर के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, उसके एग्जैक्टली सेंटेंसेस नहीं उठाने, उसके वर्ड्स ले लें, वोकैब ले लें। कोई और सवाल समझ नहीं आया? कितने मार्क्स का आता है? डिपेंड करता है किस पेपर में दे रहे हैं। 20 का भी आता है, 25 का भी आता है, 100 में से। लेकिन जिस उसूल के ऊपर हमने इसको समझा है ना, ऑलमोस्ट उसी उसूल के ऊपर आप कॉम्प्रीहेंशन भी कर रहे होते हैं। तो जब हम प्रेसी बनाने का फन सीखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करवा देता है। तो 25 की वो होती है, तो टोटल ये 45 नंबर की आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। अगले लेक्चर में मैं कॉम्प्रीहेंशन करवाऊंगा। हाँ, ये आपके कंप्यूटर में होती हैं, ये आपकी मैनेजमेंट दे देगी। ये मैं इधर ही छोड़ जाता हूं। कोई और? ओके जी, देन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हम सब के लिए आसानियों का मामला करें।